हरिओम तत्सत। जन्म कुंडली विश्लेषण। यह एक सिंह लग्न की कुंडली है और सबसे पहले सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। सूर्य इस कुंडली में लग्न के स्वामी होते हैं, यानी सबसे मुख्य ग्रह सूर्य ही होते हैं और सूर्य अष्टम भाव में विराजमान है। कोई भी ग्रह 6, 8, 12 भाव में विराजमान हो जाते हैं तो उनसे संबंधित सुख में कुछ कमी होती है। ऐसा नहीं है कि सुख प्राप्त नहीं होता है, उसके सुख में कुछ कमी होती है। और सूर्य अंश बल में भी बिल्कुल कमजोर है, 30 अंश के हैं, परंतु सूर्य किसी ग्रह से पीड़ित नहीं है। राहु केतु शनि से सूर्य पीड़ित होते हैं, किसी से पीड़ित नहीं है। तो यहाँ विराजमान होने के कारण आयु में तो वृद्धि होती है, परंतु शारीरिक स्वास्थ्य और जीवन की उन्नति में कुछ कठिनाई एवं परेशानी होती है। और अंश बल में भी कमजोर होने के कारण जीवन की उन्नति और स्वास्थ्य से संबंधित श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। ऐसे व्यक्ति विदेश में भी निवास करते हैं या बाहरी स्थानों के संपर्क से या विदेश के संपर्क से जीवन में सहयोग एवं सफलता भी प्राप्त होती है। और यहाँ से सूर्य द्वितीय भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण धन एवं कुटुंब का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, परंतु सूर्य कमजोर है तो यह भी आपको श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए सबसे पहले सूर्य को प्रबल करना आवश्यक है इस कुंडली में, क्योंकि सूर्य लग्नेश भी है, अंश बल में भी कमजोर है और स्थान बल में भी कमजोर है। तो इसलिए सूर्य को प्रबल करना अत्यंत ही आवश्यक है, जिससे कि स्वास्थ्य अच्छा रहे, जीवन में उन्नति सही प्रकार से हो। चंद्रमा इस कुंडली में विदेश के स्वामी है, द्वादश भाव के स्वामी है, खर्च के स्वामी है, और भी बहुत सारी चीजें होती है। तो मुख्य रूप से खर्च के स्वामी और विदेश के स्वामी है और दसम भाव में अपने उच्च राशि में विराजमान है। और चंद्रमा भी किसी ग्रह से पीड़ित नहीं है और 4 अंश के हैं, मतलब उच्च राशि में तो हैं, अंश बल में कमजोर होते हैं। और किसी भी कुंडली में ज़्यादातर द्वादश भाव के स्वामी को या छठे भाव के स्वामी को, अष्टम भाव के स्वामी को कुछ अकारक माना जाता है। तो यहाँ चंद्रमा किसी ग्रह से पीड़ित नहीं है और गुरु के साथ विराजमान है। यह बहुत ही अच्छा योग है, गुरु पंचमेश भी है। तो चंद्रमा के यहाँ विराजमान होने के कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से, यानी विदेश के संपर्क से रोजगार में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। और ऐसे व्यक्ति शुभ कार्य के लिए खर्च करते हैं, क्योंकि यदि चंद्रमा पीड़ित होते हैं तो फिजूल खर्च होता है, लेकिन चंद्रमा पीड़ित नहीं है, अपने उच्च राशि में विराजमान है, तो खर्च जो होता है सही कार्य के लिए खर्च होता है और विदेश के संपर्क से रोजगार में बहुत अच्छी सफलता भी प्राप्त होती है। और यहाँ से चंद्रमा दृष्टि डाल रहे हैं चतुर्थ भाव में। तो देखिए, नीच राशि में विराजमान होना अलग विषय है और नीच राशि में दृष्टि डालना अलग विषय है। नीच राशि में कोई ग्रह विराजमान होते हैं तो उनके बल में कमी हो जाती है, लेकिन दृष्टि डालेंगे तो थोड़ी बल में कमी हो जाएगी। तो यहाँ दृष्टि डालने के कारण माता भूमि भवन वाहन का सुख भी प्राप्त होता है। मंगल जो है इस कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी है, माता भूमि भवन वाहन के स्वामी है और नवम भाव के स्वामी है, भाग्य के स्वामी, उच्च शिक्षा के स्वामी, धर्म के स्वामी है। और सिंह लग्न की कुंडली में मंगल को राजयोग कारक ग्रह माना जाता है, यानी कि सूर्य के बाद सबसे महत्वपूर्ण और लाभ देने वाले ग्रह मंगल होते हैं। अब यहाँ जो भी मैं आपको विश्लेषण बताऊंगा, इसको आपको ध्यान से समझना जरूरी है। तो मंगल, पहले मैं सिर्फ मंगल का अकेले का फलादेश बताता हूं, फिर बाकी ग्रहों से जो योग बन रहा है उसका भी फलादेश समझाने का प्रयत्न करूंगा और इसको आपको ध्यान से समझने की आवश्यकता है। तो राजयोग कारक ग्रह होकर मंगल अपने खुद के घर में विराजमान हो गए, तो ये तो बहुत अच्छा योग है। तो सिर्फ मंगल का फलादेश क्या होगा कि माता भूमि भवन वाहन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, भाग्य की उन्नति होती है, धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त होती है। और यहाँ से द्वादश भाव में दृष्टि के कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से सहयोग एवं सफलता प्राप्त होती है। परंतु यहाँ से तृतीय भाव में दृष्टि शनि पर डाल रहे हैं। तो अब अगर सिर्फ तृतीय भाव में शनि यहाँ नहीं होते, दृष्टि डालते, तब क्या होता है कि भाई बहन का सुख प्राप्त होता है, पराक्रम में वृद्धि होती है। लेकिन शनि पर जब दृष्टि डालेंगे तो भाई बहन के सुख में परेशानी होगी। और शनि किसके स्वामी है? भाई पत्नी के स्वामी है और रोग और शत्रु और कर्ज के स्वामी है। तो वैवाहिक जीवन में भी परेशानी होगी और हाथ या कंधे में चोट इत्यादि भी लगने की संभावना रहेगी। और यहाँ से खुद के घर में दृष्टि डाल रहे हैं, तो जिसके कारण माता भूमि भवन वाहन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। परंतु मंगल तो अंश बल में बिल्कुल कमजोर है, देखिए यहाँ पर 0.1 डिग्री की है। तो इसलिए मंगल से संबंधित जो भी मैंने फलादेश बताया उसका श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं होगा। पहली बात कि कमजोर है,
तो जो लाभ मिलने वाला वो लाभ भी नहीं मिलेगा। और मंगल जो शनि पर दृष्टि डाल के परेशानी का योग बना रहे हैं, उस परेशानी में भी कमी आएगी, क्योंकि मंगल 1 अंश के हैं और शनि 15 अंश के हैं। इसमें अंशात्मक दूरी भी ज़्यादा है, लेकिन कुछ ना कुछ तो परेशानी हल्की फुल्की होगी, लेकिन लाभ में भी कमी आएगी। और मंगल शनि पर देखकर जो परेशानी का योग बना रहे हैं, उस परेशानी में भी कमी आएगी। अब यदि हम मंगल को प्रबल करते हैं तो लाभ तो होगा, तो फिर परेशानी भी बढ़ेगी। तो ये दोनों बातों को समझना जरूरी है। और चलित कुंडली में जो मंगल है वह चले जा रहे हैं अष्टम भाव में। देखिए यहाँ पे माइनस है ना मंगल के सामने, तो चलित कुंडली में जब अष्टम भाव में चले जाएंगे, हमें लग्न और चलित दोनों कुंडलियों के अनुसार समझना है फलादेश को। तो चलित कुंडली में अष्टम भाव में चले जाएंगे तो क्या होगा, माता भूमि भवन भाग्य की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी भी होगी। हालांकि यहाँ आने के बाद पीड़ित नहीं हो रहे हैं, तो मंगल कमजोर भी है। दूसरी बात, चलित कुंडली में अष्टम भाव में चले जा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि मंगल लग्न कुंडली में राहु केतु शनि से पीड़ित है। देखिए मंगल केतु के साथ विराजमान है, राहु की दृष्टि है और शनि की भी दृष्टि है, तो मंगल यहाँ पीड़ित भी हो गए। पहली बात तो कमजोर है, चलित कुंडली में अष्टम भाव में चले गए तो भी कमजोर ही माने जाएंगे, और पीड़ित हो गए तो और भी ज्यादा परेशानी का योग बन गया। तो जिसके कारण माता भूमि भवन वाहन भाग्य की उन्नति उच्च शिक्षा धर्म इन सभी चीजों में कठिनाई एवं परेशानी होगी और श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे हमें मंगल को प्रबल करना जरूरी है। लेकिन यदि आप मंगल को प्रबल करते हैं तो हो सकता है कि शनि पर दृष्टि के कारण वैवाहिक जीवन में परेशानी हो या कंधे हाथ में चोट इत्यादि भी लगने की संभावना बने। इसलिए यहाँ पर सोच विचार कर प्रबल करना पड़ेगा। और अगर अष्टम भाव में भी मंगल आते हैं चलित कुंडली के अनुसार तो भी इनकी दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी, 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी, 8वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी। तो इसलिए यहाँ पे हमें मंगल का मंत्र जाप इत्यादि ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। तांबे का छल्ला या कड़ा धारण करना चाहिए और राहु केतु शनि का दान एवं उपाय करना चाहिए, तब जाकर सफलता मिलेगी। और यदि मंगल की दशा आ रही है या अंतरदशा आ रही है और इन सब क्षेत्रों में ज़्यादा ही परेशानी हो रही है, जैसे माता भूमि भवन के क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त करने में, तो मूंगा धारण कर सकते हैं। लेकिन जब हम मूंगा धारण करेंगे तो हमें उनका दान एवं उपाय भी करना पड़ेगा। हालांकि दोनों में अंशात्मक दूरी है तो हो सकता है कि मूंगा पहनने से कोई ज़्यादा परेशानी नहीं हो, लेकिन यदि हम मूंगा पहनेंगे तो फिर हमें उससे संबंधित दान उपाय भी करना पड़ेगा। ज्यादातर उपाय क्या होता है कि किसी ग्रह को हम प्रबल करते हैं या किसी ग्रह का दान और उपाय करते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में मंगल को यदि प्रबल करेंगे तो साथ में हमें दान और उपाय भी करना पड़ेगा। इस बात को समझना जरूरी है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अब हम चलते हैं बुध के विषय में। तो बुध जो है इस कुंडली में आय भाव के आमदनी के स्वामी है, धन और कुटुंब के स्वामी है। धन के लिए सिंह लग्न की कुंडली में बुध सबसे मुख्य ग्रह होते हैं। और बुध कहाँ चले गए, अष्टम भाव में और अपनी नीच राशि में चले गए। और तो अब इसके कारण क्या होगा कि आमदनी प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, सही प्रकार से आमदनी नहीं होती है, परिश्रम का पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है और ऐसे लोगों का धन कोई और ही उपयोग कर लेते हैं। और धन और कुटुंब के सुख में भी कठिनाई एवं परेशानी होती है। अब यहाँ से बुध तो देख रहे हैं अपने घर में, तो इसका तो फलादेश यही होगा कि धन और कुटुंब का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, परंतु एक तो नीच राशि में है, अष्टम भाव में, अंश बल में कमजोर है, तो कैसे लाभ मिलेगा। तो इसलिए यदि धन के लिए इस कुंडली में आमदनी अच्छा हो, हमारे पास धन का संग्रह अच्छा हो और आयु में भी वृद्धि हो, इन सभी के लिए बुध को प्रबल करना आवश्यक है। जब तक बुध को प्रबल नहीं करेंगे, आप मंत्र जाप करके करें या रत्न धारण करके करें, और उसके विषय में अलग से हम चर्चा कर सकते हैं। तो मतलब बुध को आपको मंत्र जाप करना पड़ेगा बुध का, तभी जाकर धन और आमदनी से संबंधित श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होगा। और ऐसे व्यक्ति को लक्ष्मी मंत्र का जाप भी करना चाहिए और किसी को भी उधार धन नहीं देना चाहिए, ऐसे में मिलने की संभावना बहुत कम होती है। अब गुरु के विषय में चर्चा करते हैं। तो गुरु इस कुंडली में पंचम भाव के स्वामी हैं, विद्या बुद्धि संतान के स्वामी हैं, आयु के स्वामी हैं और दसम भाव में विराजमान है शुक्र के घर में। तो यहाँ विराजमान होने के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ, ऐसा नहीं सामान्य, मतलब ऐसा नहीं है कि रोजगार में परेशानी हो जाएगी, कुछ सामान्य कठिनाइयों के साथ पिताराज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति को उच्च पद मिलने की भी बहुत ज्यादा संभावना होती है। और द्वितीय भाव में दृष्टि के कारण धन एवं कुटुंब का अच्छा सुख प्राप्त होता है। अब देखिए, जैसा मैंने बताया कि इसके स्वामी जो हैं अष्टम भाव में नीच राशि में विराजमान हो गए, तो धन एवं कुटुंब के सुख में परेशानी होती है, परंतु गुरु यहाँ दृष्टि डालकर धन एवं कुटुंब के सुख में वृद्धि कर रहे हैं। इसलिए सभी ग्रहों के फलादेश को हमें देखना चाहिए। अब जब बुध की जब दशा अंतरदशा आएगी
तो धन और आमदनी में, कुटुंब के सुख में कुछ परेशानी भी होगी या कमी होगी, लेकिन गुरु की आएगी तो उस समय धन और कुटुंब का सुख भी प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से जब जिस ग्रह की दशा आती है वो अपना फल देते हैं। चतुर्थ भाव में दृष्टि के कारण माता, भूमि, भवन, वाहन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। और षष्ठ भाव में दृष्टि के कारण आप अपने बुद्धि विवेक के माध्यम से शत्रु पक्ष पर प्रभाव स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं, और नौकरी में भी ऐसे व्यक्ति को अच्छी सफलता प्राप्त होती है। तो गुरु जो है 20 अंश के हैं, बहुत ज्यादा कमजोर नहीं है, तो इनका मंत्र जाप करना चाहिए जिससे कि श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। शुक्र जो है इस कुंडली में तृतीय भाव के स्वामी है और दसम भाव के स्वामी है। तो तृतीय भाव पराक्रम का होता है और भाई बहन के होते हैं, और दसम भाव जो होते हैं रोजगार के लिए मुख्य होते हैं। पिता राज रोजगार के लिए शुक्र को, दसम भाव को देखा जाता है। और शुक्र जो है इस कुंडली में नवम भाव में देखिए विराजमान है। नवम भाव में मतलब कि स्वयं के भाव से द्वादश भाव में विराजमान है, और 4 अंश के हैं, कमजोर भी हैं। तो इसका फलादेश पहले समझते हैं कि कुछ कठिनाइयों के साथ, क्योंकि स्वयं से द्वादश भाव में चले गए, तो कुछ कठिनाइयों के साथ पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है, और भाग्य की भी उन्नति होती है, धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त होती है, और यहाँ से खुद के घर में दृष्टि डाल रहे हैं तो पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। परंतु शुक्र को प्रबल करना आवश्यक है, क्योंकि एक तो स्वयं से द्वादश भाव चले गए, अंश बल में भी कमजोर है। तो फलादेश में तो शुक्र लाभ ही लाभ दे रहे हैं, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए शुक्र को प्रबल करें जिससे कि हमें श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। अब शुक्र जो है मंगल के साथ भी विराजमान है, केतु के साथ भी विराजमान है, और इस पर राहु और शनि की दृष्टि भी है। तो जिसके कारण कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होती है, कुछ सामान्य परेशानी होती है, और लेकिन वैवाहिक जीवन के सुख में अगर शुक्र पीड़ित हो जाते हैं, राहु केतु शनि से पीड़ित हो जाते हैं, तो वैवाहिक जीवन के सुख में थोड़ी परेशानी होती है, या प्रेम में सफलता प्राप्त नहीं होती है। तो राहु केतु शनि का तो हमें दान उपाय करना ही है, और शुक्र को प्रबल करना, उसका मंत्र जाप करना जरूरी है, जिससे कि रोजगार के क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त हो सके। शनि जो है इस कुंडली में षष्ठ भाव के स्वामी है, रोग एवं शत्रु के स्वामी है, और सप्तम भाव पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के स्वामी है, और उच्च राशि में अपने तृतीय भाव में विराजमान है। तो जिसके कारण पराक्रम में वृद्धि होती है, ऐसे व्यक्ति परिश्रमी हिम्मती होते हैं, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है, और शत्रु पक्ष पर भी प्रभाव रहता है, उस पर विजय प्राप्त होती है, पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। परंतु शनि जो है राहु केतु से और मंगल से पीड़ित है। तो राहु केतु तो ज्यादा शनि को पीड़ित कर रहे हैं, लेकिन मंगल कम पीड़ित कर रहे हैं, क्योंकि अंश बल में कमजोर है और अंशात्मक दूरी भी ज्यादा है। तो जिसके कारण जब यहाँ शनि पीड़ित होंगे, मैंने तो शनि अगर पीड़ित नहीं हो रहे हैं तब तो यहाँ विराजमान होकर अच्छा लाभ दे रहे हैं, लेकिन पीड़ित होंगे तो क्या होगा कि भाई बहन के सुख में परेशानी भी होगी, और हाथ या कंधे में चोट लगने की संभावना होगी, वैवाहिक जीवन में भी परेशानी होगी। और यहाँ से शनि दृष्टि डाल रहे हैं पंचम भाव में, तो जिसके कारण कुछ कठिनाइयों के साथ विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है। और यहाँ से जब नवम भाव में मंगल पर दृष्टि डाल रहे हैं तो भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उच्च शिक्षा प्राप्त करने में भी परेशानी होती है, और संघर्ष में जीवन होता है। और यहाँ से शनि जब द्वादश भाव में दृष्टि डालेंगे तो खर्च अधिक रहता है, और बाहरी स्थानों के संपर्क से कुछ परेशानी भी होती है। तो यहाँ हमें शनि का जो है दान एवं उपाय करना है, और मंत्र जाप भी करना है। रत्न नहीं पहनना है इसका बिल्कुल भी, क्योंकि ये बहुत मजबूत है। एक तो उच्च राशि में है, 15 अंश के। बहुत लोग बोलते हैं कि अगर कोई ग्रह उच्च राशि में हो और वक्री हो जाए तो वो नीच का फल देते हैं, परंतु ऐसा वास्तव में देखा नहीं गया है। यहाँ शनि अगर परेशानी क्यों होगी शनि से, इसलिए कि शनि राहु केतु से पीड़ित है, और शनि यहाँ मंगल को और नवम भाव में देख रहे हैं, इसके वजह से परेशानी होगी। तो यहाँ पे शनि राहु केतु से पीड़ित है, तो इसके लिए हम शनि का मंत्र जाप कर सकते हैं। रत्न पहनने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी धारण नहीं करना है। और शनि जब पीड़ित कर रहे हैं मंगल को और नवम भाव को, तो शनि का हम दान उपाय भी करेंगे, जरूरी है। शनि का दान उपाय तो करना ही करना है, लेकिन शनि का मंत्र जाप इत्यादि भी आपको करना चाहिए, क्योंकि शनि राहु केतु मंगल से पीड़ित होंगे तो तृतीय भाव जो कि हाथ और कंधे का होता है, भाई बहन का होता है, शनि पत्नी वैवाहिक जीवन के स्वामी होते हैं, इनमें परेशानी हो सकती है। तो फिर राहु
के विषय में चर्चा करते हैं तो राहु जो तृतीय भाव में विराजमान है, तो मैं तो बता दिया कि शनि के साथ जब विराजमान है तो परेशानी होगी, लेकिन पराक्रम में वृद्धि होती है और भाई बहन के सुख में शनि के साथ विराजमान होने के कारण परेशानी भी होती है। और यहाँ से जब सप्तम भाव में दृष्टि डालेंगे तो पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है, विवाह में विलंब होता है। और यहाँ नवम भाव में मंगल पर दृष्टि डालेंगे तो माता, भूमि, भवन और उच्च शिक्षा प्राप्त करने में, धर्म के क्षेत्र में, भाग्य की उन्नति में, इन सभी में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और यहाँ से लेकिन जब राहु एकादश भाव में दृष्टि डालेंगे आमदनी बहुत अच्छी होती है, ऐसा व्यक्ति को अचानक लाभ प्राप्त होता है। तो अब एक ही ग्रह का आप देख लीजिए कि फलादेश लाभ और हानि दोनों होता है, हमें इस चीज को समझना जरूरी है। भाई यहाँ शनि के साथ विराजमान है तो उसके कारण परेशानी होगी पंचम भाव में और सप्तम भाव में और नवम भाव में जब दृष्टि डाल रहे हैं तो वहां भी परेशानी हो रही है, लेकिन आमदनी के लिए परेशानी नहीं, आमदनी बहुत अच्छी होती है। तो इसलिए हम यहाँ पर राहु से संबंधित हमें दान उपाय ही करना पड़ेगा, क्योंकि परेशानी ज्यादा कर रहे हैं और दान उपाय करने से कोई भी ग्रह कमजोर नहीं होता है। तो अगर राहु यहाँ पे आमदनी का योग बना रहे हैं तो आमदनी तो होगी ही, और दान उपाय करेंगे तो जो परेशानी का योग है उसमें कमी आएगी। अब ऐसा नहीं कि दान उपाय करेंगे तो इसमें कमी आएगी तो आमदनी में भी कमी हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। परेशानी में कमी होगी लेकिन आमदनी का भी योग बना रहेगा। केतु यहाँ पर मंगल के साथ विराजमान है और मेष राशि में विराजमान है, तो जिसके कारण भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। माता, भूमि, भवन, विद्या, उच्च शिक्षा, धर्म, इन सब से क्षेत्रों में कठिनाई एवं परेशानी होती है। और यहाँ से मंगल जब लग्न में दृष्टि डालते हैं तो शारीरिक स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति में कुछ कठिनाई एवं परेशानी होती है, और ऐसे व्यक्ति का स्वभाव उग्र होता है और चोट लगने की संभावना ज्यादा रहती है। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और तृतीय भाव में दृष्टि के कारण पराक्रम में तो वृद्धि होती है, परंतु शनि पर दृष्टि के कारण भाई बहन के सुख में, वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। और तृतीय भाव हाथ और कंधे का होता है, शरीर के अगर अंग देखा जाए तो वहां भी चोट लगने की संभावना होती है। लेकिन केतु जब पंचम भाव में दृष्टि डालते हैं तो विद्या, बुद्धि, संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि एक ही ग्रह लाभ और हानि दोनों देते हैं। तो राहु और केतु शनि का दान उपाय करना है। राहु केतु शनि का रत्न बिल्कुल भी धारण नहीं करना है किसी भी कीमत पर, और इनका दान एवं उपाय करना है। और बाकी संपूर्ण फलादेश एवं उपाय आपको कुंडली में लिख कर भेजे गए हैं और आपको समझाने के लिए वीडियो बनाया गया जिसमें कि आपको समझा दिया। और आप कुंडली को भी देखें और इस वीडियो को भी देखें और फिर फोन से चर्चा करें। हरिओम।